शुरुआत करते हैं आज के इस बेहद दिलचस्प विश्लेषण की। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर गहराई में जाने वाले हैं कि दिल्ली सल्तनत का वो विशाल प्रशासन आखिर काम कैसे करता था। मतलब जरा सोचिए, एक केंद्रीकृत सत्ता जहां सबसे ऊपर बैठा एक व्यक्ति इतने बड़े साम्राज्य को कैसे नियंत्रित करता था। सत्ता का ये पूरा सिस्टम बिल्कुल ऊपर से लेकर सबसे नीचे तक कैसे बहता था, आज हम इसी को डीकोड करने वाले हैं। तो सीधे आज के मुख्य स्रोत पर आते हैं। ये जो ऐतिहासिक दस्तावेज आज हमारे सामने है ना, ये सिर्फ कुछ पुरानी लाइनों का समूह नहीं है। ये असल में एक ऐसा झरोखा है जो हमें साफ साफ दिखाता है कि सत्ता के सबसे ऊपरी गलियारों से लेकर खेतों में काम करने वाले आम किसानों तक हुक्म कैसे पहुंचता था। हम पूरी तरह से इस स्रोत के आधार पर समझेंगे कि एक पूर्ण अधिकार वाले सुल्तान से लेकर स्थानीय स्तर तक ये पूरी की पूरी प्रशासनिक मशीनरी आखिर कैसे फिट बैठती थी। चलिए, अब हम अपने पहले अहम बिंदु पर आते हैं, सुल्तान का पूर्ण अधिकार। अगर हम इस पूरे प्रशासनिक पिरामिड के बिल्कुल शीर्ष पर देखें तो वहां सुल्तान मौजूद था। और यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर लेना बहुत जरूरी है कि दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कोई नाम मात्र का या सिर्फ प्रतीकात्मक शासक नहीं होता था। बिल्कुल नहीं, वो निर्विवाद रूप से सत्ता का एकमात्र केंद्र था। चाहे वो राजनीतिक फैसले हों या फिर सैन्य रणनीतियां, हर एक दिशा निर्देश सीधा सुल्तान की तरफ से ही आता था। प्रशासन का पूरा पहिया उसी के इर्द गिर्द घूमता था। अब आइए इस कथन पर जरा बारीकी से गौर करते हैं। उस दौर के इतिहासकार सुल्तान की जिम्मेदारियों का जो बखान करते हैं वो सुनने में बहुत ही ऊंचा और आदर्शवादी लगता है। इस स्रोत के हिसाब से सुल्तान से ये उम्मीद की जाती थी कि वो बाहरी हमलों से साम्राज्य को बचाए, अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कर वसूल करे, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प बात ये थी कि वो व्यक्तिगत संपर्क के जरिए जनता की भलाई और उनके हालात का ध्यान रखे। ये एक साम्राज्य के नेता की बहुत ही भव्य और कह सकते हैं एकदम आदर्श तस्वीर पेश करता है। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा पेंच है, आदर्श और जमीनी हकीकत के बीच का ये बड़ा सा अंतर। एक तरफ तो वो आदर्श कर्तव्य है जहां सुल्तान सीधा जनता के व्यक्तिगत संपर्क में है, पर व्यवहारिक रूप से सोचिए, क्या इतने बड़े साम्राज्य और इतनी विशाल आबादी के साथ ये मुमकिन था? बिल्कुल नहीं। इसीलिए असलियत में सत्ता का विकेंद्रीकरण करना बहुत जरूरी था। सुल्तान को एक पूरी मंत्रियों की परिषद की आवश्यकता होती थी जो अलग अलग विभागों को संभाल सके। रोजमर्रा का प्रशासन अकेले एक इंसान के बस की बात थी ही नहीं। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ, एकता प्रणाली को समझना। तो अब हम सुल्तान के केंद्रीय महल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और साम्राज्य के उस मिडिल मैनेजमेंट को देखते हैं जो असल में इस पूरी व्यवस्था को चला रहा था। इसे कहते थे एकता प्रणाली। इसे समझना बहुत जरूरी है। अगर आसान भाषा में कहें तो ये कर वसूलने और सेना का खर्च उठाने का एक विकेंद्रीकृत सिस्टम था। जैसे किसी बड़ी कंपनी की फ्रेंचाइजी होती है, कुछ कुछ वैसा ही। साम्राज्य के अलग अलग इलाके, जिन्हें एकता कहा जाता था, वो रईसों को सौंप दिए जाते थे और इन इलाकों को संभालने वाले इन प्रशासकों को एकतादार कहा जाता था। चलिए इस व्यवस्था में पैसे के प्रवाह को चरण दर चरण समझते हैं। सबसे पहले इक्तादारों को जमीनें दी गईं। दूसरा कदम, उनका काम था उस इलाके से जमकर कर वसूलना। फिर तीसरा कदम, जो भी पैसा आता उसमें से वे अपने स्थानीय प्रशासन और सेना का खर्च निकाल लेते थे। और आखिर में जो कुछ भी शेष बचता था उसे सीधा सुल्तान के खजाने में भेज दिया जाता था ताकि एक विशाल केंद्रीय सेना का रखरखाव किया जा सके। तो देखा जाए तो ये एक बहुत ही सुव्यवस्थित चक्र था जो स्थानीय संसाधनों को सीधा केंद्र तक पहुंचा रहा था। अब यहाँ पर एक हैरान कर देने वाली रणनीति सामने आती है। इक्तेदार और पारंपरिक जमींदारों के बीच का ये सबसे बड़ा वैधानिक अंतर था। सामान्यतः क्या होता है, एक पारंपरिक रईस अपनी जमीन अपने उत्तराधिकारियों को सौंप देता है और उनकी पीढ़ियां वहां राज करती हैं। लेकिन इस स्रोत के मुताबिक एकता प्रणाली में ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये पद वंशानुगत नहीं थे। सुल्तान जब चाहे किसी भी इक्तेदार का तबादला कर सकता था, और ये कोई छोटी बात नहीं थी। इससे ये पक्का हो जाता था कि कोई भी स्थानीय रईस अपनी खुद की कोई प्रतिद्वंदी सत्ता खड़ी ना कर ले। उनकी वफादारी हमेशा सीधे सुल्तान के प्रति ही बनी रहती थी। चलिए अब रुख करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी हिस्से का, साम्राज्य का भारी बोझ। अब हम इस पूरी प्रशासनिक इमारत के सबसे निचले स्तर पर आते हैं, मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पर, जहां से असल में ये पूरा सिस्टम वित्त पोषित हो रहा था।
अगर हम कराधान के पूरे प्रवाह का सारांश देखें तो व्यापार के हर एक चरण पर कर लगाया जाता था और इसी पैसे से इक्तादारों के प्रशासनिक खर्च निकलते थे, उनके कर्मचारियों का वेतन आता था और सुल्तान की वो विशाल सेना भी इसी से खड़ी होती थी। समाज का लगभग हर वर्ग कुछ न कुछ तो कर दे ही रहा था, लेकिन सच तो ये है कि इस पूरी विशाल मशीनरी का खर्च उठाने का सबसे कुचल देने वाला बोझ सीधे सीधे बेचारे किसानों के कंधों पर था। और यहीं आकर इतिहास की एक बहुत ही कड़वी और कठोर सच्चाई हमारे सामने आती है। उस समय के इतिहासकार सिर्फ महलों की भव्यता के बारे में नहीं लिखते हैं, वे हमें जमीनी हकीकत भी बताते हैं। ये स्रोत साफ साफ रिपोर्ट करता है कि जमीन से राजस्व निकालने के लिए काफी क्रूरता का इस्तेमाल किया जाता था। ये जमीनी स्तर की एक बहुत ही डार्क तस्वीर है दोस्तों। ये हमें याद दिलाती है कि जो प्रशासन ऊपर से देखने में इतना शानदार और कुशल लगता है, वो निचले स्तर पर आम लोगों के लिए बेहद निर्मम और क्रूर भी हो सकता था। तो अंत में हम एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले विरोधाभास पर आकर खड़े होते हैं। एक तरफ शुरुआत में हमने देखा कि सुल्तान का सबसे बड़ा आदर्श कर्तव्य था जनता के साथ व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखना, और दूसरी तरफ उसी के प्रशासन की मशीनरी उसी जनता से काफी क्रूरता के साथ राजस्व निचोड़ रही थी। तो सवाल ये है कि शासक के उच्च आदर्श और शासितों की कठोर वास्तविकता के बीच की ये गहरी खाई प्रशासन के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो सत्ता के असली चेहरे को लेकर बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।